नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। और मैं हूं विनय झा। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ कोरोना ही कोरोना हाहाकार मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें जो आपको विचलित कर देंगी, डरा देंगी कि ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि देश में जिस तरह माहौल बना हुआ है, लोग बेपरवाह नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं। इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि लोगों को अब जागरूक होना होगा इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये तस्वीरें काफ़ी हैं। देखिए किस तरह बच्चे रो रहे हैं, परिजन परेशान हैं, लाशें जल रही हैं, शमशान में जगह नहीं है और दर्द की जो तस्वीरें आ रही हैं आपको झंझोर कर रख देंगी। देखिए किस तरह लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश। हमने न सुनी होगी कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। का रोना देखिए, देश दुनिया ही नहीं पूरी तबाह हो गई है। इस कोरोना ने तबाह कर दिया है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। लोग अब भी नहीं समझेंगे, नहीं थमेंगे, नहीं रुकेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर कैसे इस कोरोना से हम लड़ पाएंगे? जी हाँ, लगातार कोरोना की मार पूरे विश्व सह रहा है और विश्व के साथ साथ हमारा भारत विशेषकर इस कोरोना की दूसरी लहर में खासा कह सकते हैं कि भारत को प्रभावित किया है कोरोना की दूसरी लहर ने। जहाँ एक और कोरोना की दूसरी लहर है, कई राज्यों ने लॉकडाउन तक का फैसला ले लिया है। अगर हम बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली ने लॉकडाउन ले लिया है। लेकिन बंगाल में चुनाव लगातार जारी है और चुनावी घमासान में आप देख सकते हैं कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना कोई जो कोरोना की गाइडलाइन तैयार किए गए हैं उन गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। तो ऐसे में इन चुनावी रैलियों के बाद जो आने वाला समय है वो कोरोना के लिए कितना सहयोग प्रदान करने वाला है या इस समय के कोरोना पर कितने बेहतर असर होते नजर आएंगे और चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम क्या आएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव के बाद कोरोना के कैसे भयावह परिणाम होंगे इस बात से लोग अभी सिहरते नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन जो सरकार ने जारी किया है, लगातार प्रशासन के द्वारा आम लोगों को बताया जा रहा है। तो अगर चुनावी सभाओं में उन गाइडलाइनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो लोग चुनावी सभा में मौजूद हो रहे हैं वो अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो लगातार कोरोना को पांव पसारने में सहयोग मिलता रहेगा। जहां तक अब तक हमारे पास जानकारी आई है कि जब से चुनावी कार्यक्रम बंगाल में शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कोरोना महामारी के मार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसके संक्रमितों का दायरा भी बढ़ रहा है। ये 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 3 से 4 गुना तक बढ़ चुका है संक्रमितों का खतरा। और ये बंगाल से पहले अगर बंगाल प्रभावित होता है तो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कटिहार, किशनगंज, भागलपुर ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बंगाल से सटे हुए हैं, तो उसके प्रभाव बिहार में भी स्पष्ट रूप से दिखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि जो प्रवासी लोग अपने घर वापस लौटना चाहते हैं वो लौट आएँ। लेकिन हाँ, चुनावी कार्यक्रमों में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपने भी इस बात को समझें और परिवारजनों को भी इस बात को समझाएं कि इस चुनावी रैलियों से आने के बाद जो कोरोना गाइडलाइन उन्होंने पालन नहीं किया है, तो अगर एक की गलती की सज़ा पूरे परिवार को ना मिले, कम से कम जब भी वो लौटते हैं चुनावी रैलियों के बाद तो अपने आप को अपने परिवार से दूर रखें और जो कुछ गाइडलाइन सैनिटाइजिंग का प्रयोग करना और जो अत्यधिक अपने आप को सेफ्टी जोन में रखने की बात प्रशासन की ओर से बताई जा रही है, उन तमाम बातों का लोग पालन करें, तभी इस कोरोना के चैन को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। या चुनाव आयोग को इसमें कोई स्पष्ट रूप से आम लोगों को दिशा निर्देश देना चाहिए, न केवल मॉडल बूथ बनाने से उन तमाम कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे, बल्कि ज़रूरी है मॉडल यूथ बनाया जाए, युवाओं को मॉडल बनाया जाए, ताकि अपनी प्रतिभा के साथ युवा समाज में ये मैसेज दे सकें कि कैसे कोरोना की चेन को तोड़ने में युवा अपनी भागीदारी को निभाना चाहते हैं। देखिए, समझिए कि देश में परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं,
स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये चुनाव कराए जा रहे हैं। आखिर इस चुनाव का मकसद क्या है कराने का? देश में कई जगह कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, लोग को घरों में रहने की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी ये चुनाव कराए जा रहे हैं। धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कुंभ का मेला चल रहा है, लेकिन सरकार चुनाव कराने में लगी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं, गृह मंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, ये सवाल हम नहीं, ये जनता सवाल कर रही है कि इस कोरोना महामारी के जैसे समय में आखिर बंगाल में चुनाव हो क्यों रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल जनता कर रही है। जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रवि। जी रवि, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? जी विनय। जी रवि, बताएं कि जो फिलहाल की स्थिति अभी निकल कर सामने आ रही है कोरोना को लेकर, तो क्या कुछ लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो कोरोना गाइडलाइन सरकार ने निर्धारित किया है, क्या उन मानकों का लोग प्रयोग करते नजर आ रहे हैं? विनय, कोरोना महामारी का जो ये दूसरा लहर है वो काफी खतरनाक जो साबित हो रहा है। जैसा कि रुझान देखने को मिल रहा है कि जगह जगह जो है जो कोरोना गाइडलाइन है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये कोरोना महामारी लोगों को अपनी चपेट में भी ले रहे हैं। हालांकि बहुत ऐसी भी स्थिति आई है जहां पर रिकवरी रेट जो है वो काफी जो है अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और जो गाइडलाइन है उसको अक्षरशः पालन करने की जरूरत है। क्योंकि इसका अभी तक कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, तो निश्चित रूप से एकमात्र विकल्प है कि सुरक्षित रहें, दूरी बना के रखें और जरूरत पड़ने के बाद भी बहुत ही ज्यादा जब नितांत आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो जो कोरोना गाइडलाइन है सरकार ने जो तय कर रखी है उन मानकों को जो है पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। जी रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन अगर सख्ती का रुख अपनाए तभी लोग मानेंगे? क्या लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि जो सरकार की ओर से या चिकित्सा विभाग की ओर से गाइडलाइन दिया गया है उन गाइडलाइन को लोग पालन करें? जी निश्चित रूप से विनय, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबों की जिम्मेदारी है, भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है। हम बिहार के लोग हैं, हम बिहारी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम इस मानकों को अक्षरशः पालन करें। जब कहीं जो है इस मानकों की धज्जियां उड़ाई जाती है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, तभी प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ती है, जो बिल्कुल ही गलत है। जब प्रशासन सख्ती बरतती है तो लोग उस पर टिप्पणी करते हैं कि जो है प्रशासन इस तरह से गलत रवैया अपना रही है, लेकिन वो मजबूर कर देती है। लोग ऐसे ऐसे कारनामे करने को बाध्य हो जाते हैं, लोग ऐसे ऐसे जो है सब नियमों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना जैसी महामारी फैलते जा रही है। तो निश्चित रूप से लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उन मानकों को अक्षरशः पालन करे और जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम है उनका पालन करे, ताकि प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत ना पड़े। जबकि 2020 से ये जो दूसरा चरण है, पहले चरण का जो महामारी आई थी तो उसी समय से देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, स्टार जो भी है हमारे हर एक बुद्धिजीवी वर्ग ने एक दूसरे को निश्चित रूप से जो है कहा जा सकता है कि सबों को जो हाथ जोड़ करके विनती की थी कि इस महामारी से लड़ने के लिए एकमात्र विकल्प है कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें, घरों में रहें, एहतियातन जो है जब बहुत नितांत आवश्यक हो तभी बाहर जाए। तो जब बारंबार रिक्वेस्ट किया गया, विनती की गई, उसके बावजूद भी अगर 1 साल के बाद भी अगर लोगों को फिर से समझाना पड़े इस महामारी के विषय में, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो है लोग अभी भी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी जो है इसी वजह से प्रशासन को सख्ती बरतने की आवश्यकता पड़ती है। जी विनय। रवि, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं कटिहार में, बिहार के कटिहार में? कटिहार की जो स्थिति है वो स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से वो काफी चिंताजनक है विनय। सदर अस्पताल में अभी जो है 300 बेड का काम चल रहा है जगह जगह जो है, तो ये पहले भी कहा जा सकता था। वेंटिलेटर की जो स्थिति है, आईसीयू की जो स्थिति है वो पहले से चिंताजनक है, मतलब सुविधा बिल्कुल नगण्य है। तो उस दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है कि हमें और एहतियात बरतने की जरूरत है विनय। जी रवि, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र आता है, उन्होंने क्या व्यवस्थाएं कराई है, क्योंकि उनका क्षेत्र ये आता है कटिहार? विनय, डिप्टी सीएम चूंकि
जब से वो बने हैं, कटिहार के लिए गौरव की बात है। तो निश्चित रूप से उनका रुझान हर एक क्षेत्र में है, खास करके सूबे के साथ साथ कटिहार जिले का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, इनकी ओर निश्चित रूप से तारकिशोर प्रसाद काफी चिंता में है और दिन जो है रात प्रयासरत हैं कि कटिहार का चहुमुखी विकास कैसे हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो। तो हाल ही में सदर अस्पताल में उन्होंने जो है शिलान्यास भी किया था। तो निश्चित रूप से वो जगह जगह जहां जो जरूरत पड़ रहा है, उनको लग रहा है कि जहां जिस तरह की आवश्यकता है तो उसमें कैसे विकास हो, उसके लिए वो जो है कदम, जो सराहनीय कदम है वो उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से लोग जो भी आकांक्षाएं हैं कटिहार वासियों की वो पूरी होगी, ये उन्होंने भरोसा भी दिलाया है, क्योंकि वो सिर्फ सूबे के डिप्टी सीएम है बल्कि कटिहार सदर के विधायक भी हैं और कटिहार के लाल हैं। तो निश्चित रूप से उनको उनकी जिम्मेदारी और जो है ज्यादा बढ़ गई है और उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो प्रयासरत हैं। जी विनय। रवि, कल रात प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अब लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है, अब लोगों को जागना होगा, लोगों को समझना होगा और खास करके युवाओं को समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। यूँ तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन का भी काम शुरू किया जाएगा, लेकिन क्या नहीं लगता कि युवाओं की भागीदारी काफ़ी अहम है इस कोरोना की चेन को तोड़ने में? रवि, विनय, जब पहली महामारी जो है ये कोविड की थी, कोविड-19 की, तो उसमें एक मात्र विकल्प था कि लॉकडाउन, और उसी का सहारा लिया गया था कोरोना जैसी चेन को, महामारी जैसी चेन को तोड़ने के लिए। लेकिन ये पुनः जब 2021 में ये आशा नहीं की जा रही थी कि वो लॉकडाउन वाली स्थिति आएगी, लेकिन इसीलिए चूंकि लॉकडाउन की जब स्थिति होती है तो हर क्षेत्र में, मतलब आर्थिक जो है दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। और तो उसको वो नौबत नहीं आई जो 2020 में आई थी। तो वो नौबत से बचने के लिए लगातार प्रधानमंत्री ये बात अपील भी कर रहे हैं कि आप एहतियात बरतें और लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए देश में। लॉकडाउन से बचना है तो उस दृष्टिकोण से ही कोई कदम उठाने हैं। तो जी, लगातार हम भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप भी जो प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं उन गाइडलाइन का पालन करें, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। सुमित, अगर हम बात करें कि कल शाम जब हमने कटिहार बाजार का मुआयना किया था तो वहाँ की स्थिति भी काफ़ी भयावह नज़र आई। लोग जो कुछ मापक तय किए गए हैं, न तो लोग उन मापकों का प्रयोग करते नजर आए और न ही मतलब जो रेडी वाले हैं, जो बेचने वाले विक्रेता हैं, वो भी उन मानकों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये कितना हद तक हम लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली और डराने वाली है। लोगों को भी अब समझना होगा कि जो भीड़ बेवजह ना लगाएं, सड़कों पर ना निकले। दुकानें तो ऐसे 6 बजे बंद करा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग शाम को ही घरों से निकलते हैं, ज़्यादातर लोग शाम को ही निकलते हैं। लेकिन कल रामनवमी की तैयारियों को लेकर के लोग सड़कों पर निकले थे मार्केट में और लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े थे। कई लोगों की शिकायत भी थी कि अब हम अभी खरीदने के लिए आए लेकिन मार्केट बंद कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी भूल कही जाएगी इसे लोगों की, क्योंकि अगर आप आम नागरिक अगर इसमें जागरूक नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, एक दूसरे से दूरी नहीं बनाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक इस कोरोना की चेन को कैसे तोड़ पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा। आपने कल सुना भी होगा कि बिहार सरकार में जो मंत्री है मुकेश सहनी, उन्होंने अपील की है सरकार से कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि कितनी गंभीर स्थिति बिहार में उत्पन्न हो रही है और जिस तरह लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ रही है, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। जी सुमित, क्योंकि हर जगह का अलग अलग हाल है, तो आइए हम चलते हैं। हमारे सहयोगी भागलपुर से हमारे सहयोगी अमरजीत कुमार हैं, उन्होंने भी लगातार उन क्षेत्रों का मुआयना किया है और उस क्षेत्र के लोगों की क्या स्थिति है, लोग कितने सजग नज़र आ रहे हैं भागलपुर में इस कोरोना महामारी में। जो कुछ गाइडलाइन प्रशासन की ओर से दिया गया है लोगों के लिए, उन गाइडलाइनों का कितना हद तक लोग प्रयोग कर रहे हैं। और बिहार की जो स्थिति है, क्योंकि बिहार में लोग उतने शिक्षित नहीं हैं। बिहार के लोग प्रतिभाशाली अवश्य होते हैं, मेहनती अवश्य होते हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रतिभा को निखारने के लिए एक कह सकते हैं गुरु की आवश्यकता है। तो अगर ऐसे में बिहार के जो लोग हैं वो कोरोना की चेन को तोड़ने में क्या अपने आप को पूरे भारत का गुरु बनने में सहयोग साबित होंगे? आइए देखते हैं कि जो अन्य क्षेत्र हैं बिहार के अलग अलग ज़िले हैं, उन तमाम ज़िलों का क्या स्थिति है। और अगर बात करते हैं हम भागलपुर की,
तो आप देख सकते हैं कि भागलपुर के सड़कों का जो हाल है वो स्पष्ट बता रहा है कि लोगों की आवाजाही थोड़ी कम अवश्य हुई है। जी अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत बताएं क्या हालात हैं भागलपुर के आज के। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार भागलपुर में कोरोना का मामला सामने बढ़ते जा रहा है, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन एक्शन लिया था और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें कि दुकानदारों के लिए साफ तौर पर कई गाइडलाइन जारी की गई थी। अगर उनसे साफ तौर पर बताया गया था कि अगर दुकानदार उस गाइडलाइन की पालन नहीं करेगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ आपको बता दें कि कोरोना के जो मामले हैं उनके स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने कल मीडिया में बयान देते हुए कहा था कि जो लोग ऑक्सीजन पूरे भागलपुर जिले में ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में अगर कोई भी कमी पाई जाती है या फिर कालाबाजारी किया जाता है तो उन पर साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी अमरजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गाइडलाइन सरकार ने तय किए हैं, भागलपुर प्रशासन ने तय किए हैं, क्या जहां पर आपने जहां से आपने ये वीडियो रिपोर्ट बनाकर भेजा है, क्या वहां लोग उन मानकों का प्रयोग करते नजर आ रहे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जितना भी सरकारी गाइडलाइन है कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग अनादेखी कर रहे हैं, जिससे कि लगातार कोरोना के भी मामले सामने बढ़ते जा रहे हैं। और जो जिला प्रशासन है वो लगातार जो है सरकारी गाइडलाइन के नियमों का पालन कराने में लगे हुए हैं। हर एक चौक चौराहे पर जो है स्थानीय प्रशासन के द्वारा मॉक टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को सख्ती का निर्देश दिया जा रहा है। तो चलिए लगातार आप तमाम स्थिति पर नज़र बनाकर रखें और हम तक इस बात को साझा करें कि अगर लोग प्रशासन की दी हुई बातों को लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन की ओर से क्या क्या कुछ सख्ती किया जा रहा है और उस सख्ती के बाद क्या लोग उन नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं। तो सुमित, जहाँ तक उन्होंने बताया कि लोग प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है, उसके बाद लोग इस बात को मान रहे हैं कि क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से तय किया गया है। क्या लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जो कुछ कोरोना महामारी के चैन को तोड़ने के लिए वो भी आगे बढ़ के आए, वो भी अपने परिवार के लोगों को समझाए। अगर हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित, तो हमारा प्रदेश और देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ आप ही के लिए है, आपके परिवार के लिए है। आप अगर सुरक्षित रहिएगा तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। आप देखा होगा आपने पिछले साल जो तस्वीर आई थी काफ़ी डरावनी थी, काफ़ी। इस बार भी दूसरी लहर में भी कोई कमी नहीं है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में आप समझ लीजिए कि हवा में कोरोना बह रहा है, इसको आप मान लीजिए। और लोगों को भी अब ये मानना पड़ेगा। अभी हर गली मोहल्लों में आप चले जाइए, जरूर एक दो इक्का दुक्का आपको कोरोना के केस वहाँ मिल जाएंगे। लगभग लोगों में बुखार आ रही है, लोग में किसी के भी घर आप चले जाइए। मैंने कई अपने लोगों से बात की, उन लोगों का साफ कहना था कि हर लोग बीमार नजर आते हैं। तो समझिए कि कितनी गंभीर इस समस्या से हम जूझ रहे हैं और इस वक्त देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। और आपको ज़रूरत है कि इसमें आप जागरूक होइए, अपनी नैतिकता दिखाइए, अपनी जवाबदेही लीजिए, तभी इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे। जी, लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे सूबे के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लोगों से अपील कर रहे हैं। न केवल बिहार के और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, बल्कि लगभग सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी की चैन को तोड़ने के लिए, जिस प्रकार से लगातार ये भयावह स्थिति धारण कर रहा है, इसकी चैन को तोड़ने के लिए न केवल गाइडलाइन को पालन करना होगा, बल्कि जो कुछ दिशा निर्देश राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से मिल रहा है उन निर्देशों का भी पालन करना होगा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुपम जी। अनुपम, बताइए कि क्या स्थिति है दिल्ली में इस वक्त, खास करके कोरोना गाइडलाइन को लेकर? देखिए, इस वक्त सबसे जो बड़ी चिंता है वो है ऑक्सीजन को लेकर और आईसीयू बेड को लेकर, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच वो यही है। कल रात 11 बजे तक जो जानकारी मिली है वो ये कि सिर्फ 3 से 4 घंटों का ऑक्सीजन ही बचा हुआ है दिल्ली के अस्पतालों के पास। जबकि कल ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे करने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त है, कहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार मनीष सिसोदिया अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं। यकीन मानिए जो अस्पतालों के बाहर की तस्वीर है वो बहुत रुलाने वाली है। किसी पैरवी के बाद भी
किसी को जल्दी बेड नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी इस वक्त स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। सबसे हैरान करने वाली बात है कि 24 घंटे में आप देखिए 270 से ज़्यादा 279 लोगों की मौत हो गई है 24 घंटे में। यानी औसत अगर आप देखें तो 11 लोगों की मौत हो जा रही है हर 1 घंटे में दिल्ली में। ये स्थिति है इस वक्त, जिससे निपटना, जिसका सामना करना इतना आसान नहीं है लोगों के लिए। लोग रो रहे हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, और यही स्थिति ऐसा है जो लोगों के बीच पैनिक पैदा कर रहा है। जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं, वो इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद है। जी भैया। चलिए अनुपम, पहले जानते हैं कि कल रात अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ विशेष रूप से कहा था देशवासियों के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। तो जी अनुपम, आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ना तो वैक्सीन की कोई कमी है। तो ऐसे में जो हाल आप दिल्ली में देख रहे हैं, तो उन बातों में तो काफी कुछ अंतर नजर आ रहा है। जी अनुपम। देखिए, सबसे बड़ी बात हर कोई देख सकता है। इस वक्त जो दिल्ली सरकार ने एप्लीकेशन बनाया है, जिस एप्लीकेशन के जरिए आप जान सकते हैं कि अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं, कितना आईसीयू खाली है, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन पर जब आप जाते हैं तो आपको 500 तक वेटिंग दिखाया जा रहा है। मतलब कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, आपकी हालत बहुत सीवियर है, आपकी हालत खराब है, फिर भी आपको 500 लोगों के बाद, कम से कम 500 लोगों के बाद जगह मिलेगी। इतनी लंबी लाइन है इस वक्त दिल्ली के अस्पताल में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक जो बड़ी बात ये सामने आई है कि अब जो दिल्ली सरकार है, वो जो सेंट्रल स्कूल है और जो कम्युनिटी सेंटर हैं, केंद्र से ये मांग की गई है कि उन्हें एक वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर बनाया जाए। और ये मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जो भीड़ है लोगों को, उस भीड़ को संभाला जा सके। जी अनुपम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ से, वहाँ के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, तो क्या उन मजदूरों को वो व्यवस्थाएं मिल पा रही है जो सरकार की ओर से कहा गया था? देखिए, अभी भी स्थिति वही है जो 3 दिन पहले तस्वीर थी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, हजरत निजामुद्दीन की बात करें, हर जगह एक ही तस्वीर है। जो ज़्यादातर लोग हैं हजरत निजामुद्दीन की तरफ, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाने वाले लोग हैं। जो आनंद विहार की तरफ हैं, वो बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग हैं। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली में भी आप बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के बीच देख सकते हैं। लेकिन कल रेलवे ने एक जो बड़ी बात कही है वो ये कि सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टेशन के भीतर एंट्री मिलेगी जिनके पास या तो आरएसी टिकट हो या फिर कंफर्म टिकट हो।
ये एक बहुत राहत की बात है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जो है आपने देखा था कि रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट बेचना शुरू कर दिया था, जिससे लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब फिर से जो पुरानी स्थितियाँ थी, जो 1 साल पहले वाली स्थिति की थी, जिसके पास टिकट है सिर्फ वही अंदर जा सकता है, वो फिर से शुरू कर दी गई। ये एक बड़ी बात है। लेकिन मजदूर जो है अभी भी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि भीड़ लग रही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। इसलिए आप देखिए कि पॉजिटिव होने की जो आशंका है वो लोगों को बढ़ गई है, बहुत तेज हो गई है, प्रबल हो गई है। इसलिए कि ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ कहीं कोरोना स्प्रेडर तो नहीं बन जाएंगे। ये लोग जो दिल्ली से जा रहे हैं, इनका कोई हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा है, इनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें 3 चीजों पर जोर देना है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन इन तीनों में से कोई भी चीज अभी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे इसलिए सरकारी सिस्टम में उस पर सबसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अनुपम, आपसे ये जानना चाहेंगे, तो आपने ये हाल तो बताया, रेलवे स्टेशन का ये हाल है, और जो कल आपने वीडियो भेजा था वहाँ से, जो कई ऐसे टर्मिनल हैं जहाँ पर बस अड्डे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग एक बस के अंदर जा रहे हैं, एक बस पर सफ़र करने को मजबूर हैं। तो क्या नहीं लगता कि कम्युनिटी स्पिरिट की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे अगर अभी से उन गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया? तो देखिए, यही सबसे बड़ी आशंका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं हो रहा। आपदा में अवसर बस वालों को भी मिल गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका रोजी रोजगार इसी से जुड़ा हुआ है, उनको भी ये मौका मिल गया है, वो भी लगातार कर रहे हैं। सबसे एक और जो हैरान करने वाली बात है, खतरे की वाली बात है, वो ये है कि ये लोग जब किसी भी इलाके में जाएंगे, कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। अगर मान लीजिए कि एक भी आदमी इनमें से पॉजिटिव हुआ, तो ये कितना बड़ा ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन, हालांकि अभी तो हो ही रहा है, इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन आप कह ही सकते हैं। आधिकारिक तौर पर तो ऐसा सरकार ने इस टर्म का यूज नहीं किया है, लेकिन जो लग रहा है, जो जिस रफ्तार से तकरीबन 3 लाख के आसपास हम पहुंच गए हैं हर दिन के मामले में, तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत गंभीर स्थिति है। और जो लोग बसों में ठूस कर ले जाए जा रहे हैं, वो कोरोना स्प्रेडर साबित होंगे आने वाले दिनों में। चलिए अनुपम, तो लगातार उन तमाम खबरों पर आप भी नज़र बना के रखें और हमारे दर्शकों के बीच उन बात को रखें कि क्या कुछ समस्या से लोग अभी फ़िलहाल जूझ रहे हैं, अपने घर वापसी को लेकर क्या पलायन करने को लोग मजबूर हैं। लगातार दिल्ली सरकार भी लोगों से अपील कर रही थी कि वो केवल 6 दिन का लॉकडाउन लगा रही है। ये छोटा सा लॉकडाउन है, ये केवल इसलिए लगाया जा रहा है ताकि इस समस्या का, कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकें। वही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी अपने आप को अभी फिलहाल आइसोलेट करके रखे हैं। चलिए, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग अब भी पलायन करने को मजबूर हैं। और इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से की जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है, और हमारे रिपोर्टर ने जो वहाँ के लोगों से अजमत हुसैन ने लोगों से वहाँ से बात की है और क्या कुछ वहाँ का हाल है, उस बात को समझेंगे हम अजमत से। जी अजमत, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी, ऐसे बोल देना है कि किस तरह से आना है, तो थोड़ा पहले बता दीजिए। अजमत, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? मिल रही है सर, आपकी आवाज़ मिल रही है सर। जी बताइए, आपके क्षेत्र का हाल क्या है और लोग कोरोना गाइडलाइन का क्या वहाँ पालन करते नजर आ रहे हैं? सर, हमारे यहाँ क्षेत्र के हालात जो इस समय है, कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पे कोविड-19 के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। हमने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AP भार्गव से बात किया तो उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक RT-PCR द्वारा कुल 1,28,374, एंटीजन टेस्ट के द्वारा कुल 1,56,087 तथा उनाट मशीन द्वारा कुल 2,85,588 जांचें कराई जा चुकी हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयासों से ही जनपद में मात्र 1805 पॉजिटिव केस प्रकाश में आए हैं। जिले में अब तक कोविड-19 के 355 एक्टिव केस हैं। कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों हेतु कोविड-19 समर्पित चिकित्सालय भंगहा में संचालित है, जहां पर भर्ती मरीजों को समय से नाश्ता, भोजन व दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला अधिकारी टीकू ने कोविड-19 अस्पताल भंगहा पहुंचकर जायजा लिया तथा मरीजों का कुशल क्षेम जाना। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण को निर्देशित किया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों हसमत एक आपसे सवाल है
हसमत, एक सवाल है कि लोग की जो भीड़, आपने जो विजुअल भेजे हैं उसमें भीड़ दिख रही है लोगों की, सब्जियों की दुकानों में लोग खड़े हैं, एक दूसरे से दूरी नहीं है, मास्क नहीं लगाए हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रही है वहाँ की? जी, प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल ही मौन दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल उनके आगे बेबस दिखाई पड़ रहा है। सर अभी हम मंदिरों पर गए हैं, नवरात्रि का आखिरी दिन है, यहाँ पर भी भक्तों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ है सर, और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था के वहाँ इंतजाम हैं। मुख्यमंत्री की ओर से लगातार इस बात को लेकर बात कही जा रही है कि जो कुछ प्रशासन की ओर से उस कोरोना के दृष्टिकोण के कैसे उसके बचाव किए जाएं, उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो कह सकते हैं ये तमाम जो मुख्यमंत्री की बातें कही गई है वो इस वक्त आपके इलाके में नाकाफी साबित होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल नाकाफी नजर आ रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट भी कराया गया है, प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन महज जो है यहाँ पे बिना मास्क वालों के चालान के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं हो रहा है, जबकि चालान होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हसमत, वहाँ से जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ यूपी से हसमत थे जो बता रहे थे कि किस तरह वहाँ लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता नहीं है। तो कह सकते हैं कि लापरवाही आपकी जान ले सकती है, आपके परिवार की और आपकी। जी सुमित, कह सकते हैं क्योंकि न केवल ये सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी है बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय अपनी भी वो धैर्य और अपने कह सकते हैं कि जो जिस प्रदेश के वो रहने वाले हैं एक सच्चे नागरिक की वो भी अपने आप को दिखाएं कि वो एक सच्चे नागरिक है। और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कुछ गाइडलाइन दिया गया है वो उनके जान की रक्षा के लिए दिया गया है, तो उन तमाम गाइडलाइन का पालन आप करें। ये लगातार हम केबीसी की ओर से भी आप लोगों से ये अपील है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना न केवल सरकार की जिम्मेवारी है बल्कि भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि उस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम सरकार के साथ खड़े हो सके, ताकि अपने परिवार और अपने समाज की रक्षा के लिए हम खुद जिम्मेवार हों। सरकार ने अपना काम कर दिया है, लेकिन आपको भी बढ़ चढ़ के साथ देना होगा, तभी इस कोरोना की चेन को, इस दूसरी लहर को हम रोक पाएंगे। ये लहर मामूली लहर नहीं है, ये कोरोना काल है, और इस कोरोना काल में कोई भी बचे, कैसे बचे, इसका उपाय आपको भी ढूंढना होगा, आपको भी आगे आना होगा, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जी हाँ, तो लगातार हर क्षेत्र के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोरोना काल में कैसे बेहतर व्यवस्था के साथ लोगों के बीच पहुंचे, ताकि इस कोरोना के चैन को तोड़ने में हम कामयाब हो सके। देखिए ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई है, जहां पर देखिए किस तरह सरकार ने और जिला प्रशासन ने वहां पर सख्ती दिखाई है। सड़कों को जो है पूरी तरह बंद कर दिया गया है, मार्केट पूरा बंद है। राजवीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। जी राजवीर, बताएं क्या है वहां के हालात। जी सर, मैं बताना चाहता हूं कि मुरैना में पुलिस प्रशासन की चौक चौबंदा व्यवस्था है, हर चौराहे पे पुलिस तैनात कर दी गई है, और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कुछ आवश्यक चीज़ों को छूट दी गई है। जो लोग सब्जी है, दूध की डेयरी है, और 2 दिन पहले एक मुरैना जिले में पहली एक कोरोना काल से एक महिला की मृत्यु हुई है। दुकानें बंद नजर आ रही हैं वहां पर, क्या प्रशासन ने सभी दुकानें बंद करा दी हैं? जी जी बिल्कुल। कितने दिनों के लिए बंद कराया? सारी दुकानें बंद करा दी है। कितने दिनों का बंद कराया गया वहां पर? जी कितने दिनों का बंद कराया गया है? बंद कितने दिन रहेंगे? अभी 30 अप्रैल तक घोषणा कर दी, 30 अप्रैल तक बिल्कुल सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, और आज से सुबह से बिल्कुल आज सब्जी की भी दुकानें बंद कर दी गई हैं। तो पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है वहां पर? जी पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, बिल्कुल जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम लोग इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए क्या प्रशासन के दिए गए निर्देशों का पालन करते नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुरैना जिले में आम जनता बिल्कुल लॉकडाउन का पालन कर रही है, और जो फालतू लोग घूम रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन उनको दंड बैठ कराती है, और खुली जेल में बंद करा के उनको समझाने के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। तो चलिए लगातार आप भी नज़र बना कर रखें, और जैसे क्या कुछ अपडेट हैं उन तमाम अपडेट के साथ लगातार हमसे जुड़े रहें। और हम भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि प्रशासन की न केवल जिम्मेवारी हम हर एक भारतीय नागरिकों की है इस कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए। और इस वक्त कटिहार ज़िले में चलते हैं, बिहार के कटिहार में, और कटिहार ज़िले से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वहाँ की स्थिति को समझना चाहेंगे कि कटिहार ज़िले की क्या स्थिति है
और जो लोग प्रशासन की ओर से वहाँ गाइडलाइन दिए जा रहे हैं, उन गाइडलाइन का क्या लोग पालन करते नजर आ रहे हैं? और अगर पालन करते नजर आ रहे हैं तो क्या कुछ कोरोना संक्रमितों के मामले घटते नजर आ रहे हैं कटिहार में? क्या संजय, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? तो आप लगातार देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र से जो कोरोना संक्रमितों के मामले हैं वो उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। और उसमें इजाफा होने का एकमात्र कारण है कि लोग प्रशासन के द्वारा या चिकित्सा विभाग की ओर से जो गाइडलाइन तैयार किया गया है उन गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रशासन और चिकित्सा विभाग लोगों को लगातार मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने और अपने घर से बिना मतलब के बाहर नहीं जाने को लेकर लगातार अपील कर रहा है, हम मीडिया की ओर से भी लोगों को से अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर बेपरवाह घूमते और तफरी करते नजर आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए? जी, प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। प्रशासन लगातार शाम जैसे ही 6 बज जाते हैं बिहार की सड़कों पर प्रशासन नज़र आती है और दिन में भी नज़र आती है, लेकिन प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रही है कि दुकानों को सही समय से बंद करा दिया जाए, भीड़ भाड़ नहीं लगाया जाए, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, एक दूसरे से दूरी नहीं बना रहे हैं। तो ये एक लापरवाही आप इसको कह सकते हैं कि लोगों को अगर लापरवाही लोग अगर नहीं करें तो इससे हम बच सकते हैं, इससे हम लड़ सकते हैं। और इससे लड़ने का उपाय सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से दूरी बनाना, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, तभी इस कोरोना की चेन से हम बच पाएंगे और इसे तोड़ पाएंगे। जी हाँ, तो ये केवल जिम्मेवारी न कि भारत के प्रधानमंत्री की है, न कि बिहार के मुख्यमंत्री की है, बल्कि इसकी जिम्मेवारी भारत के हर एक नागरिक की है। और भारत का हर एक नागरिक अगर अपने जिम्मेदारी को समझेगा तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में जाता, जहाँ अब तक हम कामयाब होते नजर आ रहे हैं, जल्द ही पूर्णतः कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार की ओर से चालू कर दिया गया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में दिए गए अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वैक्सीनेशन के काम को 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी, लोगों को भी दिया जाएगा और जल्द से जल्द पूरे भारत के लोगों को वैक्सीन का प्रयोग कह सकते हैं, वैक्सीनेशन कर उन्हें उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जो कारगर ये वैक्सीन है उसे लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें आम हो या खास, सुमित, आपसे आपको थोड़ी देर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त कटिहार से जुड़ चुके हैं संजय गुप्ता जी। संजय, बताएं कि कटिहार की वास्तविक स्थिति क्या है और प्रशासन की ओर से दी जाने वाली गाइडलाइन का क्या लोग जीवन में प्रयोग करते नजर आ रहे हैं? जी विनय, जहां तक कटिहार में अभी जो ताजा स्थिति की जो बात की जाए, जो अभी जो देश पूरा विश्व जो अभी कोरोना काल से जो गुजर रहा है, जो कोविड से जो इफेक्टेड जो भी कंट्री है, खासकर पूरे इंडिया की बात करें और उसमें साथ में कटिहार की बात करें, जो भी प्रशासन की ओर से जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं, उसका कहीं तक आप देखा जाए तो लोग पूरी तरह से संपूर्ण रूप से पालन नहीं करते दिख रहे हैं। जहाँ यहाँ तक बता दें आपको कि ये सेकेंड फेज का कोरोना है, चूंकि लोगों के लिए नया नहीं है। लोग जान रहे हैं कि किस तरह हमें ये कोरोना काल से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, हमें सैनिटाइजर यूज करना है और जब जरूरत हो तभी हम अपने घर से निकले। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, आप कटिहार की तस्वीरें देख रहे हैं, कई लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, लोग एक दूसरे से दूरी बनाए नहीं रखे हुए हैं। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे रिपोर्टर जब पहुंचते हैं तब लोग अपने चेहरे पे हमें देख के मास्क लगाते हैं। जी विनय। जी हाँ, लगातार लोग अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी लगातार मास्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल स्टूडियो पर मौजूद हैं और स्टूडियो को पूर्णतः सैनिटाइज करने के बाद ही हम लोग स्टूडियो में दाखिल होते हैं, इसलिए हम लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार आम लोगों से ये अपील हमारा अब भी रहेगा कि जब भी अपने घरों से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, ताकि मास्क का प्रयोग जीवन को बचाने के लिए काफ़ी आवश्यक है इस वक्त। और हमारी कह सकते हैं बिहार के कटिहार की जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से ये इस बात की ओर इशारा करता नजर आ रहा है कि प्रशासन के आदेश का लोग पालन करते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन आदेशों का कह सकते हैं कि मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये मखौल आदेश का नहीं बल्कि हो सकता है आने वाले समय में कोरोना उनका उड़ा दे। इसलिए जब भी अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपने घरों से बाहर निकलें, या किसी आवश्यक काम से अगर आप घरों से बाहर जा रहे हैं तो संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कटिहार की वास्तविक स्थिति है, प्रशासन को क्या और सख्ती करने की आवश्यकता है या अभी जो स्थिति है वो सामान्य है?
देखिए, जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन अपनी काम बिल्कुल सही ढंग से कर रही है, लेकिन आपको ये बता दें विनय, कहीं ना कहीं ये जो आपदा है, ये जो महामारी है, ये हमें सबको एक साथ हम लोगों को इसका सामना करना है। और आपको एक चीज बता दें, हमारे एक कलीग ने बताया था, एक बड़ी अच्छी बात बताया था कि जब भी आप किसी से मिले तो आप ये मान कर चले कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है। ये इसलिए कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि आप जिनसे मिल रहे हैं वो सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है, तो आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, जो एक बहुत जरूरी बात है। और कल आपने देखा, चूंकि संध्या को कल नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने संबोधन में भी अपना कहा कि आप ये कोशिश करें, खासकर हम युवाओं का योगदान बहुत बड़ा है इस महामारी को रोकने के लिए, कि आप एक समाज में एक टीम गठित करें, उस टीम को अपने ये समझाएं कि आप आपस में समाज में, हम अपने अपार्टमेंट में ये लोगों को बताएं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जब जरूरत हो तभी आप घर से निकलें, और इस महामारी से आप घबराएं नहीं, चिंतित ना हो। क्योंकि ये भी एक देखने वाली बात है, जो भी अभी साइंटिफिक जो रीजन आ रही है, जो डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर आप टेंशन में रहते हैं, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, तो आपकी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ये कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो अपने इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना है। और जहां तक घबराने की बात है, तो आने वाले जो 1 मई है, प्रधानमंत्री ने कल भी अपने संबोधन में कहा कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के भी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। तो हम ये कटिहार की जनता से केवीसी न्यूज के माध्यम से अपील करेंगे कि वो बिल्कुल ना घबराएं, अफवाहों पे ध्यान ना दें। हमारे केवीसी न्यूज के संवाददाता हम चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं, और किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। अपने बारी, जब आपकी बारी आए तो आप वैक्सीनेशन भी अपना लें। जी विनय जी, लगातार धन्यवाद संजय। लगातार उन तमाम खबरों पर आप भी नज़र बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए युवाओं की भागीदारी आवश्यक है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। ऐसी बात नहीं है कि युवाओं की भागीदारी न केवल इस कोरोना की चेन को तोड़ने में है, बल्कि युवाओं की भागीदारी भारत को फिर से उसी रफ्तार पकड़ाने की भी है जिस रफ्तार से भारत अपने विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। तो क्योंकि अगर युवा आगे बढ़ के आएंगे तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम जल्द से जल्द कामयाबी पाएंगे। तो हमारी आम लोगों से ये अपील है कि सरकार की ओर से जो कुछ गाइडलाइन उन्हें दिया जा रहा है, उन तमाम गाइडलाइन का लोग प्रयोग करें, ताकि अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में वो अपना भूमिका निभा सके। इसमें आम हो या खास, सभी हैं कोरोना से सबको परेशानी होगी। इसलिए समझिए इस बात को कि कोई भी खास नहीं है, कोई भी आम नहीं है, सभी के लिए ये कोरोना एक बराबर है, किसी को भी ये नहीं छोड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप समझिए इस बात को कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, और ये बीमारी किसी को छोड़ेगी नहीं, किसी को बख्शेगी नहीं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। पिछले साल की तस्वीरें आपने देखी थी, इस बार जो तस्वीरें हैं, ये दूसरी लहर में जो तस्वीरें हैं, वो भी विचलित करती हैं, घबराती हैं, आपको डराती हैं। कई लोग सवाल भी करते हैं कि मीडिया क्या कर रही है। हमारा काम है लोगों तक खबर पहुंचाना। सवाल करते हैं लोग कि आप डराते क्यों हैं, आप ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाते हैं। लेकिन हम तस्वीरें इसलिए दिखाते हैं कि लोग जागरूक हो, तस्वीरों देख करके लोग समझे कि क्या हालात हैं देश के, पूरे विश्व के। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि सवाल सिर्फ हमारा ही नहीं है, सवाल आपका भी है, सवाल उन सबका है जो इस कोरोना से जूझ रहे हैं। तो आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।